Hello everyone, this is Subhash Chandra. Today I will discuss concept of hypothesis. तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। तो हाइपोथेसिस एक अजम्पशन होता है जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर होता है, यानी कि एक एजम्पशंस जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर होता है और किसी न किसी एविडेंस के बेस पे बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस एक अजम्पशन है जो कि बनाया जाता है किसी न किसी प्रकार के एविडेंस के बेस पे। फिर है हम एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने से पहले एक हाइपोथेसिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उनको डिस्कस करते हैं। तो एक हाइपोथेसिस का क्या क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए? एक हाइपोथेसिस है वो सबसे पहले क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, एक प्रिसाइज वे में बनानी चाहिए, एक स्पेसिफिक पॉइंट को कंसाइडर करें, यानी कि एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये क्या है? टेस्टेबल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि इसे इजीली टेस्ट किया जा सके, और ये रिलायबल होनी चाहिए, जो हम स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। फिर है हाइपोथेसिस है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे सिंपल हाइपोथेसिस हो सकता है, नल हाइपोथेसिस हो सकता है, कंपोजिट हाइपोथेसिस हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हो सकता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकता है। अब हम जानते हैं कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है। सिंपल हाइपोथेसिस होता है स्टैटिकल हाइपोथेसिस विच स्पेसिफाई द पॉपुलेशन कंप्लीटली। एक हाइपोथेसिस जो पूरी पॉपुलेशन को स्पेसिफाई करके चलता है उसे क्या कहते हैं? सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। इस हाइपोथेसिस में हमारा क्या होता है? फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस है, उसका हमें क्या होता है? फॉर्म का हमें पता होता है। और ऑल पैरामीटर्स जो हमारे होते हैं, यानी पॉपुलेशन के जितने भी पैरामीटर होते हैं वो भी हमें पहले से ही क्या होते हैं? नोन होते हैं। इस टाइप की हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं? सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर हम देखते हैं कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होती है। कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या है? सिंपल हाइपोथेसिस का जस्ट अपोजिट होती है। इसमें हमारा जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस करते हैं हम, उसमें हमारे पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो नॉट स्पेसिफाई होते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म क्या है या फिर पॉपुलेशन के पैरामीटर्स क्या है। इन सभी पैरामीटर्स में से कुछ एक पैरामीटर हमें क्या होते हैं? अननोन होते हैं। इस टाइप की हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं? कंपोजिट हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके बाद में है हम हाइपोथेसिस को जब टेस्ट करते हैं तो उसकी टेस्टिंग क्या है? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके बेस पे हम क्या करते हैं? या तो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं एट ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? अल्फा होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहेंगे हम? हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहेंगे। फिर है हमारा, जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हम एक नल हाइपोथेसिस और एक उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस, दो हाइपोथेसिस को कंसाइडर करते हैं। नल हाइपोथेसिस हमारा होता है उसे हम एच नोट से डिनोट करते हैं, और वास्तव में जब भी कोई स्टडी करते हैं, जब भी कोई रिसर्च करते हैं, तो हम केवल और केवल नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है जिसे हम H1 से डिनोट करते हैं,
वो डिपेंड करता है नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने पे और रिजेक्ट होने पे। तो हम नल हाइपोथेसिस को किसी भी स्टडी में क्या करते हैं, सेटअप करते हैं और ये देखते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है रिजेक्ट होने की ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को हम किस प्रकार से बनाते हैं, तो किस प्रकार से बनाते हैं, इट asserts that there is a no significance difference between the sample statistics, यानी कि ये इस बात को कंसाइडर करके चलती है कि सैंपल स्टैटिक्स के अंदर कोई भी डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि कोई एग्जिस्ट करता है बाय चांस तो वो केवल और केवल सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से है। फिर यदि हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, वो हमारा कुछ पॉइंट पे डिपेंड करता है। रिजेक्शन यदि हम लेते हैं नल हाइपोथेसिस का, तो हम ये प्रूफ करते हैं कि जो हमने सैंपल स्टैटिस्टिक्स में टेस्ट किया है उसकी वैल्यू है एट ए सिग्निफिकेंस लेवल पे, एक गिवन सिग्निफिकेंस लेवल पे हमारी क्रिटिकल रीजन से बाहर जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस हमारा क्या है, रिजेक्ट हो रहा है। फिर इसके अल्टरनेटली हमारा जो दूसरा हाइपोथेसिस होता है उसे हम एच नोट से डिनोट करते हैं। ये जस्ट अपोजिट होता है नल हाइपोथेसिस का। इसे हम वास्तव में स्टडी में क्या नहीं करते, नो टेस्ट, इसे हम स्टडी में टेस्ट नहीं करते, परंतु इसका रिजेक्शन और इसका एक्सेप्टेंस वो कंप्लीटली नल हाइपोथेसिस एच नोट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यदि हमारा एच नोट है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। और यदि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। यानी कि ये दोनों चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी एक के रिजेक्ट होने पे दूसरा एक्सेप्ट होगा, दूसरे के रिजेक्ट होने से पहला एक्सेप्ट होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इफ पॉपुलेशन मीन इज 200, यानी कि हमने माना कि एच नोट है वो 200 है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा क्या हो सकता है, दो टाइप से हो सकता है। H1 जो हमारा होगा वो नॉट इक्वल टू 200 होगा, यानी कि H1 हमारा या तो 200 से ग्रेटर देन हो सकता है या फिर शॉर्टर देन हो सकता है। इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर है हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग को डिटेल में जानने के लिए कुछ टर्म्स हैं, उनको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। हमने ये जो डायग्राम बनाया है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है, जिसमें ये जो कर्व है ये कभी भी लाइन को टच नहीं करती है, यानी कि इस कर्व के अंदर कभी भी 100% एरिया क्या है, एरिया कभी भी नहीं इंक्लूड होता है। तो इसमें हम जब हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेट किया जाता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कितने परसेंट हो सकता है। तो नल हाइपोथेसिस की वैल्यू हम 1% पे, 5% पे या 10% पे क्या करते हैं, सेट करके रखते हैं। 1% का मीनिंग यहाँ होगा कि हमारा जो चांस है H0 को रिजेक्ट करने का, H0 को रिजेक्ट करने का जो चांस है वो केवल क्या है, 1% चांस है कि H0 रिजेक्ट हो सकता है। यानी कि हम टोटल यदि किसी भी हाइपोथेसिस को 100 बार टेस्ट करेंगे तो एक बार ही हमारा ट्रू नल हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यदि हम 1% पे रखते हैं। फिर हमारा आता है एक्सेप्टेंस रीजन। यदि हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू इस एरिया में इंक्लूड होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं।
फिर आता है हमारा क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन वो रीजन होता है जिस रीजन में यदि टेस्ट की वैल्यू आती है तो हमारा जो एच नोट है वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो वो वैल्यू क्या होती है, क्रिटिकल वैल्यू होती है, और उस रीजन को क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजन कहते हैं। ये हमारा डिपेंड करता है कि 1 टेल टेस्ट कर रहे हैं या हम 2 टेल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यदि हम 1 टेल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका रीजन क्या होगा, वन साइडेड में होगा, ये क्रिटिकल रीजन भी और अपर क्रिटिकल रीजन भी। और 2 टेस्ट यदि हम कर रहे हैं तो बोथ साइड होगा, यानी कि लेफ्ट साइड भी होगा और राइट साइड भी हमारा लोअर क्रिटिकल वैल्यू और अपर क्रिटिकल वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और क्रिटिकल रीजन भी हमारा दोनों तरफ होगा। अब इन कुछ पॉइंट की हेल्प से हम आगे इन सारी टर्म्स को देखते हैं। तो टेस्ट स्टैटिक्स हमारा क्या होता है, टेस्ट स्टैटिक्स क्या होता है, ये वास्तव में टेस्ट हम जो करते हैं नल हाइपोथेसिस की जांच करने के लिए, ठीक है, कि वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो हम उसके लिए क्या परफॉर्म करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं। यदि जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आती है वो फॉल करती है, नोट फॉल करती है इन क्रिटिकल रीजन, यदि क्रिटिकल रीजन मतलब इस रीजन के अंदर फॉल नहीं करती है, इस रीजन में फॉल नहीं करती है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट माना जाता है। यानी कहने का मतलब इस रीजन में आती है, इस पूरे रीजन में यदि आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेड कहेंगे। अदरवाइज हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, अल्फा होता है। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि नल हाइपोथेसिस यदि ट्रू है तो हमने रिजेक्ट कर दिया किसी भी टेस्ट में। यदि हमने इसको 1% पे सेट किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 1 चांस ऐसे होंगे आउट ऑफ 100 चांस कि उसमें हमारा ट्रू नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। फिर हमारा होता है क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन। क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन हमारा क्या होता है, ये रीजन हमारा यहाँ रीजन होता है दोनों तरफ। ये डिपेंड करता है कि आप 1 टेल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो या 2 टेल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। तो यानी कि क्रिटिकल रीजन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स, टेस्ट स्टैटिक्स की कुछ वैल्यू यानी टेबल वैल्यू सेट की होती है हमारी, जो रिजेक्शन का कारण या एक्सेप्शन का कारण बन सकता है। और यदि हम सिर्फ बात करते हैं क्रिटिकल रीजन की तो केवल ये क्या करता है, रिजेक्शन का कारण बनता है यदि हमारी वैल्यू यहाँ पे लाई कर जाती है। यानी क्रिटिकल रीजन में यदि नल हाइपोथेसिस के टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो टेस्ट है या हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो चुकी है। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है स्टैटिक्स की जो स्प्रेड करती है दोनों रीजन को। ये मैंने बताया आपको, ये क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन होता है। यदि यहाँ वैल्यू आती है तो क्या करती है, हमारा एच नोट है वो ये वैल्यू एक्सेप्ट करती है। और यदि इसके बाहर यानी कि वैल्यू हमारी है वो क्रिटिकल रीजन में आती है तो हमारा टेस्ट स्टैटिक्स क्या होता है, फेल हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये जो रीजन है इसको स्प्रेड कौन करता है, क्रिटिकल वैल्यू स्प्रेड करती है दोनों रीजन को आपस में। तो एक्सेप्टेंस रीजन में हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेंस रीजन में हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, या नल हाइपोथेसिस हमारा प्रूफ हो जाएगा। यानी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो हमने मानी थी वही कंडीशन हमने प्रूफ भी कर दी है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सही माना जाएगा। तो जो क्रिटिकल वैल्यू है वो स्प्रेड किन दो रीजन को करती है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को करती है। साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एज साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की, ट्रू नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की, उसे क्या कहते हैं, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन कहते हैं। अब देखिए
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 3 सेट करते हैं। हम जब भी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो 3 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम क्या करते हैं, कंसाइडर करते हैं। यानी 1% प्रोबेबिलिटी है कि ट्रू नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो सकती है, यहाँ पे 5% प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे 10% प्रोबेबिलिटी है कि ट्रू नल हाइपोथेसिस एच नोट यदि ट्रू है, एच नोट यदि हमारा ट्रू है तो वो क्या हो जाए, चांस है कि वो रिजेक्ट हो जाए। यहां कितना चांस है, 1%, 5% और 10% का चांस होता है। और क्रिटिकल वैल्यू जो है हमारी, क्रिटिकल वैल्यू जो ये है हमारी, क्रिटिकल वैल्यू को हम जेड से डिनोट करते हैं। अल्फा क्या है हमारा, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जो 1, 5 और 10% पे क्या है, डिफाइन किया गया है। अब हम देखते हैं कि 2 टेल टेस्ट और 1 टेल टेस्ट, यानी 1 टेल में राइट एंड लेफ्ट टेल टेस्ट, उनमें इनकी वैल्यूज है टेबल की जो होती है गिवन होती है। इस गिवन वैल्यू को कंपेयर करते हैं टेस्ट स्टैटिक्स में। यदि मैं कहता हूं कि मैंने फाइंड किया आंसर, यानी कैलकुलेटेड आंसर मेरा 1% लेवल पर 2 टेल टेस्ट में इस वैल्यू से मेरा आंसर आ रहा है बड़ा, इससे मेरा ग्रेटर देन आंसर आ रहा है 1% के केस में, तो मैं कहूंगा कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है। और यदि आंसर मेरा इस वैल्यू से लेस आता है, यानी कि आंसर इस वैल्यू से लेस यदि आएगा तो एच नोट को क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सिमिलर कंडीशंस 5% पे, 10% पे किसी पर भी पूछी जा सकती है। फिर हमारा क्या होता है, जो राइट टेल टेस्ट होता है, लेफ्ट टेल टेस्ट होता है, उसमें हमारा जो वैल्यू होता है उनके आगे प्लस और माइनस है, और 2 टेल टेस्ट में हमारे आगे प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि 2 टेल टेस्ट में हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों साइड होता है, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू हमारी दोनों साइड होती है, करो कि राइट हैंड साइड में भी और करो के लेफ्ट हैंड साइड में भी। इसलिए यहाँ क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को कंसाइडर करते हैं, माइनस और प्लस को। और राइट टेल टेस्ट में क्या होती है, केवल राइट साइड में होती है, और लेफ्ट टेल में क्या होती है, लेफ्ट साइड में होती है। इसलिए राइट के साथ में प्लस और लेफ्ट के साथ में माइनस वैल्यू लगाते हैं। फिर हम जानते हैं कि 1 टेल और 2 टेल टेस्ट होते क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 टेल टेस्ट क्या होता है। 2 टेल टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो क्रिटिकल रीजन होता है उसके बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं कि हमारा जो टेल है, टेस्ट में ग्राफ में जो टेल है वो अंडर नॉर्मल कर्व, मैंने बताया आपको ये कर्व क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, जो कभी भी टच नहीं करता अपनी ओरिजिनल लाइन को, यानी कि 100% वैल्यू यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकती है। तो दोनों तरफ यदि हमारा टेल है, दोनों तरफ यदि हमारा रीजन है, तो हम क्या कहेंगे, इसको 2 टेल टेस्ट कहेंगे। यानी कि 2 टेल टेस्ट में है नल हाइपोथेसिस है वो क्या की जाती है, कैसे टेस्ट की जाती है। देखिए, मैं मानता हूं कि एच नोट है वो किसी भी पॉपुलेशन का 200 है, यानी कि मैंने माना कि मीन, यहाँ पे म्यू है, मीन वैल्यू होती है वो 200 है, मैंने माना 200 है, यानी कि मैंने नल हाइपोथेसिस को कंसाइडर क्या किया, किसी भी पॉपुलेशन का मीन है वो 200 है। उसके अगेंस्ट मैं एच नोट को कैसे डिफाइन कर रहा हूं कि इसका मीन 200 नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो मीन है वो 200 कंसाइडर नहीं किया। तो 200 नहीं है तो या तो हमारा 200 से ऊपर हो सकता है या 200 से नीचे हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो दोनों तरफ क्या हो सकता है, हमारा क्रिटिकल रीजन हो सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, 2 टेल टेस्ट कहेंगे। 1 टेल टेस्ट, अब 1 टेल टेस्ट में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस 1 साइड में ही क्या की जाती है, टेस्ट की जाती है, चाहे वो राइट साइड हो या फिर वो लेफ्ट साइड हो।
यदि वो राइट साइड में होती है तो इस तरीके से क्रिटिकल रीजन राइट साइड में होगा, और यदि वो लेफ्ट साइड में होती है तो क्रिटिकल रीजन क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। जैसे एग्जाम्पल से बताया गया है, टू टेस्ट वेदर ए मशीन प्रोड्यूस ए ब्लफ विद हायर मीन लाइफ और वेदर ए चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेस यील्ड लोअर परसेंट ऑफ डिफेक्टिवनेस, इसके लिए हम क्या करेंगे, वन टाइम टेस्ट क्या यूज करेंगे। अब देखिए, अब हम वन टेल और टू टेल में किस प्रकार से रीजन्स हैं वो डिफाइन करते हैं, वो टेबल की हेल्प से जानते हैं। जैसे हमने ये देखा कि हमने नल हाइपोथेसिस को सेट कर दिया म्यू इज इक्वल टू 200 पर, तो हमारा जो अपोजिट हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू म्यू हमारा जो होगा उसमें नॉट इक्वल टू 200 होगा। तो इसमें हमारी तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। टू टेल के केस में क्या होगा, जो हमारा एच नोट होगा या तो आगे की तरफ यानी कि करो के बोथ साइड में होगा, यानी बोथ साइड में अल्टरनेटिव हमारे हो सकते हैं और बोथ साइड में ही हमारा टेल मिलेगा। और वन टेल के टेस्ट में क्या होगा, दो अलग अलग पॉसिबिलिटी बनेगी। वन टेल में राइट साइड में यदि होगा तो ग्रेटर देन 200 कंसाइडर करेंगे, और लेफ्ट साइड में हुआ तो शॉर्टर देन 200 इसको हम कंसाइडर करेंगे। अब हम जानते हैं कि हमने जो टाइप 1 और हमने वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट पढ़ा और हमने हाइपोथेसिस पढ़ा, उसमें हमारी एरर्स क्या आ सकती है, हमारी गलती क्या हो सकती है। जब हम कोई भी डिसीजन करते हैं, एच नोट चाहे हमें रिजेक्ट करना हो चाहे एच नोट हमें एक्सेप्ट करना हो, तो हमसे गलती हो सकती है। मैं मानता हूं कि मैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल वर्क पे काम कर रहा था और मेरे अंदर 100 में से हो सकता है 4 या 5 ऐसे केस हैं जिनमें मैंने गलती से गलत प्रूफ कर दिया, यानी कि एच नोट था तो वास्तव में सही, मैंने गलती से गलत कर दिया, या फिर एच नोट था गलत और मैंने गलती से उसे सही कर दिया, ऐसा हो सकता है। यानी कि चांस ऑफ कमिटिंग द एरर को कमिट करने के यहाँ पे चांस हो सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एरर को कंसाइडर करते हैं। दो टाइप की एरर होती है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में क्या होता है, जो हमारा एच नोट वास्तव में क्या था, ट्रू था, लेकिन क्या कर दिया हमने उसे गलती से रिजेक्ट कर दिया। इस टाइप की एरर को क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर कहते हैं। इसे अल्फा वर्ड से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। टाइप सेकंड एरर क्या होती है, हमारा एच नोट क्या था, वास्तव में था फॉल्स, लेकिन मैंने गलती से उसे क्या कर दिया, सही कर दिया। उसे हम किस वर्ड से डिनोट करते हैं, बीटा वर्ड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ टेबल की हेल्प से देखते हैं, टाइप ऑफ सिचुएशन, डिसीजन मेकिंग। H0 इज ट्रू, वास्तव में ट्रू था और मैंने इसे ट्रू ही कर दिया, प्रूफ तो ये बात सही है। इसी प्रकार H0 फॉल्स था और मैंने वास्तव में भी इसे फॉल्स कर दिया, ये बात भी सही है, यानी कि हमने टेस्ट अच्छे से परफॉर्म किया है। बट इसकी अपोजिट कंडीशंस में देखिए, H0 यदि हमारा था ट्रू और H0 को हमने गलती से कर दिया फॉल्स, तो हमने क्या किया है, एरर कमेंट किया है टाइप 1। और H0 हमारा था फॉल्स और हमने H0 को ट्रू कर दिया, तो हमने क्या किया है, टाइप सेकंड एरर को क्या किया है, कमिट किया है। टाइप सेकंड एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। अब हमने यदि टाइप सेकंड एरर को कमिट किया है तो ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि हमने वास्तव में एक गलत रिसर्च को क्या कर दिया, सही प्रूफ कर दिया है, जो कि क्या है, ज्यादा खतरनाक है। अब हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यदि सेट कर रखा है, यहाँ पे मैंने कहा कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल मैंने सेट कर रखा है, तो 5 चांस ही ऐसे हैं 100 में से जिसमें क्या कर सकता हूं मैं, ट्रू H0 को क्या कर सकता हूं, रिजेक्ट कर सकता हूं। तो फिर हम क्या है, टाइप 1 एरर को यदि कम करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं 1%, 10% या 5% में से 1% यदि इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख लेता हूं तो ही ये कम हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी वो कम हो सकती है, इस अकेली वैल्यू से वो कम होगी या नहीं होगी डिपेंड नहीं करता। यदि हमने फिक्स सैंपल साइज रखा है और ट्राई करते हैं रिड्यूस करने की टाइप 1 एरर को,
तो हमारा जो टाइप सेकंड एरर होता है उसके कमिट होने की चांसेस है वो बढ़ जाता है। यानी कि हम फिक्स सैंपल साइज पे लगातार लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को डिक्रीज करते जाएं तो इसके अपोजिटली दूसरा टाइप सेकंड एरर के कमिट होने के चांस बढ़ते जाते हैं और टाइप सेकंड एरर है वो हमारा ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट में हम आते हैं कि पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है। पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, ये इस बात को मेजर करता है कि हमने जो पूरा नल हाइपोथेसिस टेस्ट किया है वो कितने अच्छे से टेस्ट किया है, हमने कितने अच्छे से काम किया है उसको मेजर करता है। मेजर ऑफ हाउ वेल द टेस्ट इज वर्किंग। तो पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर। टाइप सेकंड एरर का मतलब क्या था, मैंने कहा कि H0 वास्तव में था गलत और मैंने उसे गलती से ठीक कर लिया। इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को कम से कम हमें क्या करना है, कम करना है। जैसे मैं कहता हूं कि टाइप 2 की प्रोबेबिलिटी 0.001 थी तो हमारा आंसर क्या आएगा, मोर आंसर आएगा, बड़े से बड़ा आंसर आएगा। जितनी छोटी ये वैल्यू होगी, जितनी वैल्यू ये छोटी होगी, आंसर उतना बड़ा आएगा और पावर ऑफ टेस्ट उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा हमें। यानी कि पावर ऑफ टेस्ट की वैल्यू जितनी अच्छी आती है यहाँ से, इसका मतलब हमने उतना ही अच्छा H0 को क्या किया है, टेस्ट किया है और उतना ही वैलिड हमारा क्या है, टेस्ट है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पावर ऑफ टेस्ट से इसे मेजर करते हैं। अब हमने डिटेल में हाइपोथेसिस के कंसेप्ट को समझा और इसे आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। और लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि इस लेक्चर से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसे क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट।